जेफरी एप्स्टीन फाइल्स नाम तो सुना ही होगा। हाल ही में इसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। पर सवाल यह है कि इन हजारों लाखों पन्नों के दस्तावेजों में आखिर है क्या। आज हम इन अफवाहों से पर्दा हटाएंगे और देखेंगे कि ये फाइलें हमें ताकत, ऊंचे रसूख और उसके गलत इस्तेमाल के बारे में क्या बताती हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले उस लिस्ट की सच्चाई जानेंगे जिसकी इंटरनेट पर खूब चर्चा है। फिर हम उस लंबी लड़ाई पर नजर डालेंगे जिसके बाद ये फाइलें पब्लिक हो पाईं। इसके बाद हम इन फाइलों के अंदर की चौंकाने वाली जानकारी को उजागर करेंगे जिसमें वो मशहूर बर्थडे बुक भी शामिल है। और आखिर में हम इस केस के इंसानी पहलू और न्याय की उस अधूरी खोज पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक चीज से जो शायद एप्स्टीन फाइल्स के बारे में सबसे ज्यादा फैली हुई है, वो बदनाम क्लाइंट लिस्ट। देखिए, इस मामले को लेकर पब्लिक में दिलचस्पी इतनी ज्यादा थी कि अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी जैसे बड़े अधिकारियों के बयानों ने इस आग में घी डालने का काम किया। उनके इस बयान ने इस सोच को और भी पक्का कर दिया कि एप्स्टीन के क्लाइंट्स की एक अकेली धमाकेदार लिस्ट कहीं मौजूद है जो बस सामने आने का इंतजार कर रही है। लेकिन सच्चाई अफवाहों से बिल्कुल अलग निकली। न्याय विभाग यानी डीओजे ने साफ साफ कह दिया कि ऐसी कोई एक मास्टर लिस्ट है ही नहीं। हाँ, ये बात सच है कि फाइलें एक बहुत बड़े और ताकतवर नेटवर्क का पर्दाफाश करती हैं, पर वो एक अकेली क्लाइंट लिस्ट का आइडिया वो बस एक कहानी ही निकला। और इसका मतलब यह है कि सच्चाई किसी एक लिस्ट से कहीं ज्यादा पेचीदा और उलझी हुई है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई एक लिस्ट नहीं थी, तो फिर इन लाखों पन्नों के दस्तावेजों में ऐसा क्या था जिसे इतने सालों तक छुपाकर रखा गया। चलिए अब उस सफर को देखते हैं जिसके बाद ये फाइलें आखिरकार हम सबके सामने आ पाईं। ये कहानी शुरू होती है 2008 में, जब एप्स्टीन को एक बहुत ही विवादास्पद डील के तहत काफ़ी हल्की सज़ा मिली थी। फिर सालों बाद 2019 में उसकी दोबारा गिरफ्तारी और फिर जेल में ही मौत ने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया। मामला इतना बड़ा हो गया कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। और इसी बढ़ते पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा था कि नवंबर 2025 में एक नया कानून पास हुआ जिसने सरकार को ये सारी फाइलें पब्लिक करने पर मजबूर कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जब ये लाखों पन्ने पब्लिक हुए तो उनमें से आखिर निकला क्या। चलिए अब सीधे इन फाइलों के कंटेंट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इन दस्तावेजों के साइज को समझना जरूरी है। ये कुछ 100 या 1000 पन्ने नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों के। ये जानकारी का एक ऐसा समंदर है जिसे पूरी तरह से खंगालने में शायद सालों लग जाएं। और यही बात दिखाती है कि ये पूरा ऑपरेशन कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। ये फाइलें दिखाती हैं कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा था, जिसमें शाही परिवार के लोगों से लेकर टेक इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम, राजनेता और बिजनेसमैन तक शामिल थे। ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस से पता चलता है कि ये रिश्ते सिर्फ हाय हेलो वाले नहीं थे, बल्कि इनमें गहरी और अक्सर काफ़ी परेशान करने वाली बातचीत शामिल थी जो एक तरह की मिली भगत की तरफ इशारा करती है। फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों के साथ एप्स्टीन के कनेक्शन का जिक्र मिलता है। ये दस्तावेजों में दर्ज जानकारी के आधार पर दोनों के रिश्तों का एक न्यूट्रल लेखा जोखा है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि किसी भी विक्टिम ने पब्लिक में इन दोनों में से किसी पर भी एप्स्टीन के अपराधों में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप नहीं लगाया है। अब बात करते हैं कि एप्स्टीन का ये ऑपरेशन असल में कितना कंट्रोल्ड और डरावना था। उसके घर के स्टाफ के लिए 58 पन्नों की एक रूल बुक थी, और ये नियम सिर्फ अजीब नहीं थे, ये एक ऐसा माहौल बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे जहां पूरी तरह से सीक्रेसी और कंट्रोल हो। कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, कुछ मत कहो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक सख्त हुक्म था। और ये कंट्रोल सिर्फ चुप रहने तक ही सीमित नहीं था। FBI को दिए गए बयानों में स्टाफ ने उन बेहद परेशान करने वाले कामों के बारे में बताया जो उन्हें करने पड़ते थे। ये बयान एप्स्टीन के घरों के अंदर होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों की एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं। इन फाइलों में मिले हजारों सबूतों के बीच एक चीज है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, एक किताब जिसे बर्थडे बुक के नाम से जाना जाता है। ये किताब एप्स्टीन के उस ताकतवर नेटवर्क का एक जीता जागता सबूत है। ये कोई मामूली बर्थडे कार्ड नहीं था। ये एक लैविश लेदर बाउंड किताब थी जिसे घिस्लीन मैक्सवेल ने तैयार किया था। इसका टाइटल था पहले 50 साल। ये किताब असल में एप्स्टीन के सोशल सर्कल का एक टाइम कैप्सूल है, ठीक 2006 में उसकी पहली सज़ा से पहले का। ये दिखाता है कि उस वक्त के पावरफुल लोग उसे कितना मानते थे। इसी किताब में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नाम से एक हाथ से लिखा हुआ नोट भी है।
इस नोट का टोन काफी पर्सनल और तारीफों भरा है, जो दिखाता है कि उस समय एप्स्टीन को उसके ताकतवर दोस्त किस नज़र से देखते थे। किताब में एक और भी ज्यादा विवादित नोट है जिस पर डोनाल्ड जे ट्रंप का नाम लिखा है। इस मैसेज की आखिरी लाइन है, और हर दिन एक और अद्भुत रहस्य हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस नोट को लिखने से साफ इनकार किया है और यहीं से एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह मैसेज असली था या इसे गढ़ा गया था? इसी एक सवाल ने एक बड़े राजनीतिक बवंडर को जन्म दे दिया। इस बर्थडे बुक के सामने आने के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन बहुत तेज था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक फेक स्कैंडल कहा, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष पर इस जानकारी को पॉलिटिसाइज करने के आरोप लगे। ये दिखाता है कि एप्स्टीन का मामला सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल हथियार भी बन गया था। लेकिन जब इस किताब और इसके मैसेज पर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई थी, तब इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा कहीं पीछे छूट रहा था। चलिए अब उस पर फोकस करते हैं, इसका मानवीय पहलू और न्याय की वो अधूरी लड़ाई। पीड़ितों के लिए इन फाइलों का पब्लिक होना एक दो-धारी तलवार की तरह था। एक तरफ तो कुछ सच्चाई सामने आई, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि उनके इस बयान में कहा गया है, इस वजह से उन्हें अपने जख्मों को फिर से कुरेदना पड़ा, जबकि कई असली गुनाहगार आज भी पर्दे के पीछे हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाने में कितनी हिम्मत लगती है। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट कार्लोस क्यूवास बताते हैं, पीड़ितों को अक्सर धमकियों, अविश्वास और उल्टे उन्हीं पर इल्जाम लगाए जाने का सामना करना पड़ता है। ये बातें इन फाइलों के डेटा को एक मानवीय चेहरा देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि इन सब के पीछे असली लोगों की दर्दनाक कहानियां हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 30 लाख से ज्यादा पन्ने पब्लिक हो चुके हैं, जो ताकत, शोषण और मिलीभगत की एक खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन क्या इससे असली न्याय मिला? क्या जवाबदेही की कहानी पूरी हो गई है, या ये बस एक और चैप्टर की शुरुआत है?